हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान व पहचान दें। राइट, अब मैं आपको बता दूं, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। मैंने आपको 2 टॉपिक करा रही हूँ। एक कहानी का, कहानी लगभग हमारी समाप्त होने की कगार पर है। बस ये हमारी आज जो कहानी पढ़ेंगे, अमृतसर आ गए, ये हमारी लास्ट कहानी चल रही है। राइट, इसकी अमृतसर आ गया कहानी की एक वीडियो अपलोड कर दी क्लास 1 के नाम से, शॉर्ट्स नोट्स के नाम से, क्योंकि मैं हर कहानी से पहले एक बार पहले शॉर्ट्स नोट्स कराती हूँ। शॉर्ट्स नोट्स का मतलब होता है पात्र, विषय वस्तु, उस कहानी का उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, समझ क्या है इसकी कहानी की, वो आपको पहले शॉर्ट्स नोट्स के रूप में बता दिया जाता है। राइट, तो ये है, इसका पार्ट 1 करा दिया है। आज हम पार्ट 2 में कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने कहानी की भी प्लेलिस्ट बना दी है। दूसरी जो हमारी चल रही है वो है रामचंद्र शुक्ल सीरीज। किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ, कभी वाईफाई, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है वाईफाई नहीं चल पाता है, तो इस वजह से उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। राइट, लेकिन आपको जितना भी दे रही हूँ एकदम सटीक कंटेंट दे रही हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने ऊपरी ऊपरी उठा के दिया है, डिटेल में पढ़ा भी रही हूँ साथ साथ। और ये जो है रामचंद्र शुक्ल सीरीज, आपको चाहे आप अब देखें, बाद में देखें, 4 साल बाद देखें, उतनी ही यूजफुल रहेगी जितनी की अब रहेगी। जितनी की अब देखोगे उतनी ही यूजफुल रहेगी, और हर एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, कोई सा भी एग्जाम हो। राइट, तो जाकर देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी शॉर्ट्स नोट्स के रूप में है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, सपोज करो, तो उसे आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया जाएगा। ठीक है, पर कोशिश ये रहेगा आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे। राइट, तो अब मैं आपको बता दूं, आपको सभी कहानियां कहाँ से पढ़नी है। एक मिनट, आपको सभी कहानियां जो पढ़नी है अरे एक मिनट, आपको सभी जो कहानियां पढ़नी है वो कहाँ से पढ़नी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले फटाफट से। आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है सब आपको टेलीग्राम पर साथ ही साथ उपलब्ध कराया जा रहा है, और जो भी अपडेट आता है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अभी 2-3 अपडेट आए हैं कि एक तो छत्तीसगढ़ का सेट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस चेंज हुआ है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया है, और जेके सेट का भी आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया गया है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग लागू हुई है वो भी आपको टेलीग्राम पर मैंने बता दिया है। राइट, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और यदि आप इंस्टा चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। राइट, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपका हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, अमृतसर आ गया देखो ये रही प्लेलिस्ट, आपको दिखा देती हूँ। ये तो है हमारी कहानी की प्लेलिस्ट। ठीक है, आप कहानी हिंदी समय .com से भी पढ़ सकते हैं, और हमारे तो टेलीग्राम पर सभी उपलब्ध है एक साथ ही। प्लेलिस्ट का नाम दिया है मैंने कहानी का यूजीसी नेट हिंदी कहानी। रामचंद्र शुक्ल सीरीज की जो प्लेलिस्ट का नाम दिया है वो दिया है मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स। राइट, तो प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर देखिए, बेटर कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रही है। अब चलें आगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सुना रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम अपनी कहानी पर। गाड़ी के डिब्बे में बहुत से अरे इस एक मिनट, इसे स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं, आपको फोन कभी ऐसे ही दिखे। ठीक है, अब चलते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत से मुसाफिर
नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेखक के सामने वाली सीट पर कौन बैठा था, कौन सा पात्र बैठा था, तो वो थे सरदार जी, राइट। और वो कहाँ के किस्से सुनाते थे, लाम के। तो आपको हर पॉइंट बताते चलेंगे, राइट, जैसे जैसे आज का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ा रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। मैंने ऑलरेडी पहले ही इसमें हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक, याद रखना, डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे, उनमें से एक कौन से रंग की पोशाक, हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठकर एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी-किसी के वक्त वे आपस में किसी-किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। राइट, कौन सी भाषा में, पश्तो में। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी। और किसके, लेखक की साइड में, ये जो मेरे या मैं जो भी इसमें प्रतीक आएगा ना, वो लेखक की बात चल रही है, राइट। और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे। बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि लेखक कहाँ देखने जा रहा था, जो कथावाचक है कहानी के, जो वो है, वो कहाँ जा रहे थे, दिल्ली में होने वाले महोत्सव को देखने, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने। कथावाचक का ये वचन, कथन है, मतलब ऐसा वो बता रहे हैं कि मैं उस समय वहां जा रहा था। और देखो ये वाली जो पंक्ति है ना, ये एक दो मुसाफिर होंगे, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट, मैं एक बार दोबारा बता दूं। यहाँ से लेके, अरे, यहाँ से और यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो वो है ना कहानी आपकी, कौन सी, लाल पान की बेगम, ये पंक्ति वहां से आपको एकदम रिलेट करती हुई लगती है, क्योंकि इसमें भी गेहूं की हल्की हल्की खेतों की सी ऐसी लहरियां उठ रही है, ऐसी कुछ पंक्ति उसमें भी मैंने देखी है, आपको पढ़ाई है। तो हो सकता है ये वाली पंक्ति उठा कर दे दे, पूछ ले आपको कि ये कौन सी कहानी से है, तो आप बता सकते हैं लाल पान की बेगम से, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो। अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी है तो ही बता पाएंगे कि अमृतसर आ गया से भी ली गई है ये पंक्ति। तो ध्यान रखिए, ये दोनों पंक्ति मिलती जुलती सी हैं। एक तो लाल पान की बेगम में मिलती है ऐसी पंक्ति लगभग देखने को, और एक ही इसमें मिली आपको, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक हो गया। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। और ये वाली पंक्ति आपको पिता कहानी से भी रिलेट करती हुई जान सी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्हीं दिनों में पाकिस्तान से बनाए जाने का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। और तरह और
लोग जो थे तरह तरह के अनुमान लगाने लगते थे। भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। क्या जो कथावाचक है उनसे क्या पूछ रहे थे सरदार जी बार बार, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ये पंक्ति मैंने इसलिए हाईलाइट कर दी है, इम्पोर्टेंट। ठीक है। और मेरा हर बार यही जवाब होता है, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। तो एक तो, एक मिनट, आपको कुछ दिखाना है मेरे को। सबसे पहले कहाँ का जिक्र आया, कौन सी जगह का, बर्मा का। उसके बाद आया आपका जिक्र दिल्ली का। ये क्रम से नोट डाउन करते चलना जगहों को, राइट। ये सॉरी, पेशावर का आया है, फिर दिल्ली का आया है, और फिर आपका आया है पाकिस्तान का जिक्र। उसके बाद आता है बम्बई का जिक्र। इन सभी स्थानों को नोट डाउन एकदम क्रम से कर लेना, 1 2 3 4 5, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। आज 5 स्थान बता दिए, और अब छठे आ गए आपके लाहौर और गुरदासपुर, 6 7। ठीक है। के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे। क्या लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद होने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम-ए-आज़ादी तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में झटपट में आजादी आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी, और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। झेलम का स्टेशन, ये स्टेशन की जगह है। इन्हें क्रम से, जितने भी स्टेशन आए इन्हें क्रम से नोट डाउन कर लेना, राइट। चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकालकर अपने साथी को देने लगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऊपर वाली बर्थ पर सरदार जी बैठे थे, उन्होंने जो अपनी पोटली खोली उसमें से क्या निकाला। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। अपने साथी को देने लगा, फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरे बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की रोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खा खा ले बाबू ताकत आएगी, यानी खा ले बाबू ताकत आएगी। हम जैसा हो जाएगा, यानी हमारे जैसा हो जाएगा। बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी, यानी खुश। काले दाल को तू दाल खाता ए, इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया, तो वो बाबू जो है पश्तो में बात करता दिखाई देता है इसमें। और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता। दूसरे पठान ने कहा है कि ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त है। किसका, ध्यान रखना, बकरे का, और किसी चीज का नहीं।
ऊपर बैठा पठान चहकर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम कौन देखता ए, हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू, हमारे हाथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ गाल पाएगा। इस पर कह कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द वास्तव में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है, यानी हम तो खाते हैं और तू हमारा मुंह देखता है, ऐसा दुबले बाबू को बोल रहा है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए, स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सो कर उठे हो और उठते ही पोटली खोल कर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी करने लगे। मांस नहीं खाता ए बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। फिर कह कहा उठा। डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतुल्फी सी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे हाथ साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खाने की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। कौन सा? वजीराबाद का स्टेशन आ गया। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जा कर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भाग कर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छल छलाते लोटे में पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा, अरे जिस ढंग से वह भागा, तीन कहाँ गया, भागा था, उसी ने कुछ बता दिया था। नल पर खड़े लोग भी तीन चार आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। तभी पिछले दरवाजे की सॉरी कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं उनके अनेक दंगे देख चुका था, अरे भगवान, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छत पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुल कर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं जगह है। बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं, पर एक बार जैसे तैसे वे अंदर आ जाए तो विरोध खत्म
हो जाता है। कहने का मतलब इतने अगर बाहर थे तो इतने तो कि कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, ये देखते नहीं, वो देखते नहीं, इतने तो ये विरोध चलता है। लेकिन जैसा-तैसा अगर वो मतलब आ ही गया है वो डिब्बे में, तो फिर कोई विरोध नहीं, फिर उनका ही हिस्सा बन जाता है वो। ये है इसका तात्पर्य। और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। मुसाफिर दरवाजे में मैले कुचैले दरवाजे दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूम बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे से किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आई। याद रखना इम्पोर्टेंट है। कितनी है? 16-17 बरस की। ठीक है, इम्पोर्टेंट। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्लों के बल बैठकर उठना ही पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो। क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट ही टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं। और पठान ने आप देख नताब आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिर के लात जमा दी। पर उस सॉरी पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर अपने डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने जो नीचे की सीट पर बैठा था उस आदमी को उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया। यानी कि जो मुसाफिर आ रहा था उसे आने ही नहीं दे रहे थे। जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था, उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। कराहना कहते हैं जैसे। नेक कमबख्तों, जैसे बद्दुआएं देते हैं ना, ऐसे कह रही थी वो। नेक कमबख्तों, बैठने दो। आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो बेजालिमों, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गए। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो नीचे, उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया। आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया।
पीछे उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा, बुढ़िया ऊंचे स्वर बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये, वैसे जितनी हाईलाइट किया मैंने इम्पोर्टेंट ही किया है सब। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। किसने कहा था आग है, आग लगी है? दुबले बाबू ने। इम्पोर्टेंट, ठीक है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे। कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया हो। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दोनों साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। ठीक है, चलते हैं आगे। मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। किसी ने पूछा कि कौन से स्टेशन, तो उनका किसी ने उत्तर दिया वजीराबाद। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपी जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते लगता लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। किसमें से? जो बूढ़ी दादी थी उनमें से। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांघकर आया और मुसाफिरों को पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बों में से औरत का जो डिब्बे थे, औरतों के डिब्बे में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए। यानी कि जिस रेलगाड़ी में बैठे थे उसमें से एकदम सबकी भीड़ सी लगी, हाथ बाहर निकाल निकाल के पानी मांगने लगे। बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गए।
उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेंगेरत, तुम मर्द एक ही औरत सीट पर से उठ नीचे कैसे लेट गया? मतलब ये कहना चाह रहे हैं तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देंगे। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बा में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या कोई गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। ये कथावाचक कह रहे हैं कि इस वजह से वो दुबला बाबू जो था डिब्बे में लेट गया था। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा-देखी बिना सोचे-समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा छूटकर धीमी धीमी पड़ जाती तो ये लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी अब पढ़ेंगे हम इस कहानी को पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 1 आपका शॉर्ट्स नोट्स हो गया था। पार्ट 2 में हमने कहानी पढ़ी है और पार्ट 3 में से कंप्लीट करेंगे, राइट। अब चलते हैं, इसी ऐसी ही वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।